बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास, आज हम चैप्टर 11 साउंड के रिव्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। कि किसी भी साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए हमारे पास ज़रूरी कंडीशंस क्या हैं, किन कंडीशंस की बेस पे साउंड प्रोड्यूस होगा, यानी कि वो ऐसी कौन सी बातें हैं जब वो होंगी तो तब साउंड प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सिंपली जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो आपको पता है कि वाइब्रेटिंग, जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो तब साउंड प्रोड्यूस होता है। तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या आ गई कि द बॉडी मस्ट वाइब्रेट, बॉडी लाजमी वाइब्रेट कर रही होगी। वाइब्रेट क्या होता है कि टू एंड फ्रो मोशन होती है अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, देयर मस्ट बी अ मीडियम विच साउंड कैन ट्रैवल, कि ऐसा मीडियम होना चाहिए जिसमें साउंड ट्रैवल करे। ठीक है, अब वो मीडियम कौन सा हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द मीडियम ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। के मीडियम का क्या इफेक्ट होता है स्पीड ऑफ साउंड पे। इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल्स मोर फास्टर, एयर, सॉलिड और लिक्विड। जस्टिफाई योर आंसर। स्पीड ऑफ साउंड का मीडियम का क्या इफेक्ट होता है स्पीड ऑफ साउंड पे, और किस मीडियम में साउंड ज़्यादा तेज ट्रैवल करता है, एयर में, सॉलिड में या लिक्विड में, यानी कि गैस, सॉलिड, लिक्विड या गैस में। तो सबसे पहले हम इफेक्ट ऑफ द मीडियम देखते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे। दो फैक्टर्स कौन से हैं, एक इलास्टिसिटी है और दूसरा डेंसिटी है। कोई भी मीडियम जितना ज़्यादा इलास्टिक होगा उसमें जो साउंड की स्पीड है वो भी उतनी ज़्यादा होगी, और कोई भी मीडियम जितना ज़्यादा डेंस होगा उसमें जो साउंड की स्पीड है वो उतनी ही कम होगी। डेंस क्या है, डेंसिटी से मुराद ये है कि उसकी मैस पर यूनिट वॉल्यूम, या आपने डेंसिटी की डेफिनेशन पढ़ी हुई है तो उसके मुताबिक। इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ एनिमेशन की मदद से, कि जो सॉलिड होता है उसके पार्टिकल्स की जो दरमियान गैप होता है वो ना होने के बराबर होता है, यानी कि उसके पार्टिकल्स आपस में क्लोजली रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स में जो गैप होता है वो सॉलिड की निस्बत ज़्यादा होता है, और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें लिक्विड से भी ज़्यादा गैप होता है गैस में। तो जब साउंड एट ए टाइम प्रोड्यूस किया जाता है तीनों मीडियम्स में, तो आपको ये एनिमेशन की मदद से दिखाया गया है कि इसके पार्टिकल क्लोज थे, तो ये इजीली वन बाय वन पार्टिकल्स जो हैं वो एनर्जी अगले पार्टिकल्स को मुंतकिल करते गए, जिससे जो सॉलिड है उसमें सबसे तेज़ ट्रेवल हुआ, लिक्विड में दूसरे नंबर पर और गैस में तीसरे नंबर पर। तो इससे हमें यह पता चला कि सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड फास्ट होती है, लिक्विड में उससे कम होती है और गैस में सबसे कम होती है। तो इसकी रीज़न क्या हुई कि सॉलिड के पार्टिकल्स के दरमियान जो गैप होता है वो कम होता है, ना होने के बराबर होता है, इस वजह से उसमें जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो फास्ट होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कैन यू प्रूव द मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड बाय अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड, यानी कि मैकेनिकल नेचर से मुराद ये है कि साउंड को ट्रैवल होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, इसको हम कैसे किसी एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट की मदद से प्रूव कर सकते हैं। तो एक बेल जार ऑपरेटस है, उस बेल जार ऑपरेटस की मदद से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो साउंड है उसकी मैकेनिकल नेचर होती है, यानी कि उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। बेल जार ऑपरेटस को एक वैक्यूम पंप के ऊपर रख दिया जाता है, ये वैक्यूम पंप है और इसके ऊपर ये वाला बेल जार है। इस बेल जार में एक इलेक्ट्रिक बेल लगी होती है और एक कॉर्क होता है, कॉर्क के दरमियान में से दो इलेक्ट्रिकल वायर्स गुजारी जाती हैं और उनको इलेक्ट्रिक कनेक्शन दिया जाता है। कॉर्क में से वायर गुजारने के बाद इस बेल जार को टाइटली पैक कर देते हैं ताकि अंदर की एयर बाहर ना निकल सके, कोई भी ऐसा सुराख नहीं छोड़ते जहां से हवा बाहर निकल सके। तो इस बेल जार को वैक्यूम पंप के ऊपर रखने के बाद क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक बेल सस्पेंड करते हैं उस बेल जार में,
विद द हेल्प ऑफ 2 वायर्स, और उन वायर्स को हम पावर सप्लाई अप्लाई करते हैं ताकि जब जो ही हम उस पावर सप्लाई का बटन ऑन करें तो बेल बजनी शुरू हो जाए। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि स्विच जब ऑन करते हैं पावर सप्लाई का तो इलेक्ट्रिक बेल रिंग करना शुरू हो जाएगी। हम उसका साउंड सुन तो सकते हैं और बेल को बजता हुआ देख भी सकेंगे। जब हम पंप इस वैक्यूम पंप की मदद से एयर बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करते हुए बेल जार के अंदर जितनी भी एयर थी वो सारी की सारी बाहर निकाल ली। अब अंदर कोई एयर मौजूद नहीं होगी। एयर नहीं है मतलब यहाँ पे स्पेस आ चुकी है। स्पेस से मुराद ये है कि कोई भी मीडियम नहीं है। अब जो बेल का साउंड है वो हमें सुनाई नहीं देगा, लेकिन बेल बजती हुई दिखाई ज़रूर देगी। जूं जूं इस वैक्यूम पंप की मदद से हम एयर निकालते जा रहे थे तो क्या होता जा रहा था, इस बेल की जो आवाज़ है वो कम होती जा रही थी। और क्या हुआ कि एट द एंड जब सारी हवा अंदर से ख़त्म हो गई तो इस बेल की जो आवाज़ है वो हमें आना बंद हो गई। बेल बजती हुई तो दिखाई दे रही थी लेकिन सुनाई नहीं दे रही थी इसकी आवाज़। जब हम दोबारा क्या करते हैं कि जार के अंदर एयर फिल करते हैं तो हम देखते हैं कि जो साउंड है वो हमें दोबारा से सुनाई देने लग जाता है। इसको आप इस एनिमेशन की मदद से भी देख सकते हैं कि ये वैक्यूम पंप था जो इसके साथ अटैच किया गया था और ये बेल जार है, इसके अंदर बेल लगी हुई है। जब एयर मौजूद थी तो ये बेल बजती है तो इसका जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो हमें सुनाई दे रहा था, जो ब्लू सर्कल्स की सूरत में मौजूद है। इसके बाद क्या किया कि वैक्यूम पंप की मदद से सारी एयर निकाल ली यहाँ से। जब एयर निकाल ली जाती है तो क्या होता है कि ये ब्लू सर्कल्स ख़त्म हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें बेल बजती हुई दिखाई दे रही है लेकिन साउंड सुनाई नहीं दे रहा। यहाँ पर मीटर लगा हुआ है ना, इससे मुराद ये है कि आहिस्ता आहिस्ता इसका जो एयर प्रेशर था वो डिक्रीज करते गया और सारा जो था एयर वो बेल जार के अंदर वो सारी रिमूव कर दी। तो इससे हमें यह पता चला कि साउंड की मैकेनिकल नेचर होती है, यानी कि उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। एयर एक मीडियम था जो मौजूद था तो हमें आवाज़ आ रही थी, और जब हमने एयर निकाल ली मीडियम ख़त्म हो गया तो हमें आवाज़ नहीं आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लॉन्गिट्यूडनल वेव, डिस्क्राइब द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल्स, किसी भी मीडियम के पार्टिकल्स की जो मोशन होती है, मोशन कौन सी, बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मोशन, वो उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में वेव क्रिएट हो रही होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल्स, किसी भी मीडियम के पार्टिकल्स की जो मोशन होती है वो टू एंड फ्रो मोशन होती है, और वो मोशन उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में वेव क्रिएट हो रही होती है। तो हमने ये डिस्क्राइब करना है कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर होती है साउंड वेव्स की। प्रोपिगेशन ऑफ साउंड वेव्स इज प्रोड्यूस्ड बाय अ ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क की मदद से साउंड वेव्स प्रोड्यूस की जाती हैं। तो वाइब्रेट करने से पहले, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क था, इसको वाइब्रेट करने से पहले जो इसके राइट साइड पे एयर है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुई है। ठीक है, जो इसका मतलब ये है कि एयर मॉलिक्यूल्स की जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है। एयर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो गैप है वो एक जितना है, सेम है। अब क्या किया कि जब हमने उसके राइट प्रोंग को वाइब्रेट किया, किसी भी हार्ड चीज के ऊपर मारा तो वह वाइब्रेट करने लग जाता है। तो वो जब मेन पोजीशन ओ से बी की तरफ मूव करेगा तो जो एयर पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, इस तरफ को कंप्रेस हो जाएंगे। उनको पुश किया ना इस ट्यूनिंग फॉर्क ने, तो वो सारे के सारे कंप्रेस होंगे, यानी कि उनके दरमियान जो गैप है वो बहुत कम हो जाएगा। तो यहां से कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट क्या किया कि जब ये प्रोंग वापस आएगा बी से ए की तरफ, तो अब जगह तो वही है, अब पार्टिकल्स के दरमियान गैप ज्यादा हो जाएगा। वो कंप्रेशन आगे चला गया और यहां पे जो गैप था वो इंक्रीज कर गया है बी से ओ की तरफ जब आया। तो क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क पहले यहां पे मौजूद था, ओ पोजीशन पे, ओ से बी की तरफ गया तो इसने कंप्रेस कर दिया
बी से ए की तरफ आया तो रेयरफ्रैक्शन क्रिएट कर दिया। तो इसी तरह कंटिन्यूसली कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शंस क्रिएट होते रहते हैं जब ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट करता है। तो इसमें अगर आप एनिमेशन में देखें तो जो पार्टिकल्स की मोशन है बैक एंड फोर्थ मोशन या टू एंड फ्रो मोशन, वो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव है। तो इससे हमें यह पता चला कि साउंड वेव्स क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ वेव, लिस्ट एट लीस्ट 3 रीजंस टू सपोर्ट द आइडिया दैट साउंड इज अ वेव। साउंड वेव की एक फॉर्म है और 3 रीजंस बतानी है जिनसे हमें यह पता चले कि साउंड एक वेव है। तो साउंड एनर्जी कैरी करती है एक जगह से दूसरी जगह, इस वजह से हम इसको नाम देते हैं कि साउंड क्या है, फॉर्म ऑफ वेव है। साउंड एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी कैरी करते हैं। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी आपकी बुक में मौजूद है। दूसरी रीजन क्या है कि साउंड वेव ओबे द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन लाइक अदर वेव्स, देयरफॉर साउंड इज द फॉर्म ऑफ वेव। कि साउंड वेव्स जो हैं वो ओबे करते हैं किस चीज़ को, कौन सी प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन की। ये तीनों दिखाई गई हैं। रिफ्रैक्शन ये होता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो जाए और पाथ चेंज कर ले। डायफ्रैक्शन यानी कि कॉर्नर्स पे बेंड हो जाना, और रिफ्लेक्शन टकरा के वापस आ जाना। तो ये तीनों जो प्रॉपर्टीज हैं वेव्स की, वो साउंड वेव्स ओबे करता है। तीसरी रीजन क्या है, साउंड वेव ओबेज द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरफेरेंस लाइक अदर वेव्स, देयरफॉर साउंड इज द फॉर्म ऑफ वेव। कि बाकी वेव्स की तरह जो साउंड वेव्स हैं वो इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं। इंटरफेरेंस से मुराद ये है कि जब दो वेव्स इन फेज आपस में कनेक्ट हों, जैसे ये हैं, इन फेज से मुराद ये है कि क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ जाए, तो इसके नतीजे में जो वेव का एम्पलीट्यूड है वो डबल हो जाता है। इन दो का जब इंटरफेरेंस हुआ तो ये नेट रिजल्ट के तौर पर वेव आई। और एक होता है, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब आउट ऑफ फेज आ जाए, यानी कि क्रस्ट के ऊपर ट्रफ और ट्रफ के ऊपर क्रस्ट आ जाए, तो इस सूरत में वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं और स्ट्रेट लाइन ग्राफ में हमारे पास शो होती है। तो साउंड वेव्स इस प्रॉपर्टी को भी ओबे करते हैं, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि साउंड एक फॉर्म ऑफ वेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वी नो दैट वेव्स मैनिफेस्ट phenomena of reflection, refraction and diffraction. Does sound also manifest these characteristics? कि हम ये जानते हैं कि जो वेव्स होती हैं वो 3 फिनोमेना को फुलफिल करती हैं, यानी कि वेव्स में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन तीनों प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। तो क्या साउंड भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल करता है? तो ये हम पिछले क्वेश्चन में भी इसका आंसर कर चुके हैं कि यस, जो साउंड होता है वो रिफ्रैक्शन करता है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होगा तो वो अपना पाथ चेंज करेगा और उसकी स्पीड पे भी इफेक्ट पड़ेगा। लाइक अगर आप पानी के अंदर मौजूद हैं और पानी के बाहर से कोई आपको आवाज़ देता है तो वो आवाज़ आपको सुनाई ज़रूर देगी, बेशक उसका जो साउंड है वो कम होगा, एम्पलीट्यूड कम होगा। दूसरा, साउंड डायफ्रैक्ट करता है। डायफ्रैक्शन से मुराद ये है कि बेंड कर जाना कॉर्नर्स पे। तो एक अगर कॉर्नर हो, घर का कॉर्नर है या किसी भी बिल्डिंग का कॉर्नर है, उस कॉर्नर की एक तरफ आप मौजूद हैं और दूसरी तरफ कोई दूसरा आपका दोस्त मौजूद है, तो आप उसको आवाज़ देते हैं तो उसको आवाज़ पहुंचती है। इसका मतलब ये है कि साउंड जो है वो डायफ्रैक्ट करती है, कॉर्नर्स पे बेंड कर जाती है। तीसरा रिफ्लेक्शन है, टकरा के वापस आ जाना, और इसका तो आपका पूरा टॉपिक इको का मौजूद है कि आप जहाँ पे भी आवाज़ देंगे, अगर मिनिमम डिस्टेंस सोर्स और रिफ्लेक्टिंग सिस्टम के दरमियान, यानी कि बिल्डिंग और सोर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है मिनिमम 17 मीटर होगा, तो उससे क्या होगा, रिफ्लेक्शन या इको प्रोड्यूस होगी। तो ये तीनों फिनोमेना जो हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन, ये साउंड फुलफिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन द टू। कि डिफरेंस क्या है लाउडनेस और इंटेंसिटी में।
तो सिंपल सा डिफरेंस है कि लाउडनेस क्या होती है, लाउडनेस किसी भी साउंड की वो करेक्टरिस्टिक्स है जिसकी मदद से हम फेंट और लाउड साउंड में डिफरेंस कर सकते हैं। ये देखें ना, तो इसका एम्पलीट्यूड कम है और इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये आवाज़ मध्यम होगी और ये आवाज़ ज़्यादा ऊंची होगी। तो एम्पलीट्यूड क्या डिफाइन करता है कि आवाज़ कितनी कम या ज़्यादा ऊंची है। दूसरे नंबर पे आ जाती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी होती है साउंड एनर्जी फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द साउंड वेव। इससे मुराद क्या है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कितना साउंड ट्रेवल कर रहा है। लाइक यहाँ पे इस पॉइंट पे 1 पॉइंट पे चेक करें तो यहाँ पे एक साउंड एनर्जी क्या है, और उसके बाद 2 पे हम चेक करें यहाँ पे साउंड एनर्जी क्या है। जो जितना हम सोर्स के नज़दीक होंगे साउंड इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और जितना हम दूर होते जाएंगे साउंड इंटेंसिटी उतनी कम होती जाएगी। तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है हम ये जानते हैं कि लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लॉग ऑफ इंटेंसिटी के, यानी कि L इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करेंगे तो L इक्वल टू कॉन्स्टेंट लॉग आई आ जाता है, यानी कि L इक्वल टू के लॉग आई आ जाएगा। दिस इक्वेशन इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेबर-फाइशनर लॉ, हेयर K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये इक्वेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसका, इसको वेबर-फाइशनर लॉ भी कहा जाता है, और K इसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द लाउडनेस डिपेंड। किन फैक्टर्स पे लाउडनेस जो साउंड का है वो डिपेंड कर रहा होता है। तो लाउडनेस जो है वो पहले एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही होती है। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो तो साउंड ज़्यादा होगा, लाउडनेस ज़्यादा होगी, और अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो लाउडनेस कम होगी। दूसरा, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ज़्यादा होगा तो जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी, और अगर एरिया सरफेस एरिया कम है, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी कम है, तो जो लाउडनेस होगी वो भी कम होगी। आप बड़े से टेबल पे उसको अपने हाथ की मदद से या पेंसिल की मदद से बीट करें, ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है बनिस्बत छोटे टेबल के, तो वो एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी उसमें डिपेंड कर रहा होता है। तीसरा, डिस्टेंस फ्रॉम दी वाइब्रेटिंग बॉडी। डिस्टेंस सोर्स से जितना ज़्यादा होता जाएगा लाउडनेस उतनी कम होती जाएगी। ठीक है, जहाँ पे स्पीकर लगे होते हैं, आप स्पीकर के नज़दीक बैठें आपको आवाज़ ज़्यादा आ रही होती है, और स्पीकर से जितना दूर होते जाएं वहाँ पे आपको आवाज़ कम होती जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोर्स के नज़दीक होंगे तो लाउडनेस ज़्यादा होगी, और सोर्स से दूर होते जाएंगे तो लाउडनेस कम होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड, नेम एंड डिफाइन द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। कि इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड से क्या मुराद है। डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस ऑफ साउंड एंड लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट साउंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड। कि कोई भी मीडियम है उसमें जो लाउडनेस ऑफ साउंड है, जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है किसी भी सोर्स की मदद से, और जो लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट साउंड है, फेंटेस्ट साउंड यानी कि मध्यम तरीन साउंड, जो उसकी लाउडनेस होगी उस मीडियम में, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको नाम दिया जाता है इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड का। दो चीज़ों का डिफरेंस है, किन दो चीज़ों का, लाउडनेस ऑफ साउंड एंड लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट साउंड, इसको नाम दिया जाता है इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड का। इंटेंसिटी लेवल इक्वल होता है 10 log I/I0 dB डेसिबल, या इंटेंसिटी लेवल 1 log I/I0 बेल बी। dB डेसिबल को डिनोट करता है और कैपिटल B बेल को डिनोट करता है। अब बेल जो है वो क्या है, वो यूनिट है इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड का। तो बेल अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन, ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन लाउडनेस ऑफ साउंड when its intensity increases 10 times is called 1 bell। के अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन लाउडनेस, लाउडनेस इंक्रीज करे जितने अमाउंट से, किसी भी साउंड की जो लाउडनेस है वो इंक्रीज करेगी जिस अमाउंट से, जब उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाए 10 टाइम्स तो उसको 1 बेल का नाम दिया जाता है। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल इज बेल। यूनिट इंटेंसिटी लेवल का क्या है, बेल है।
स्मॉलर यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल इज डेसिबल, और जो स्मॉलर यूनिट है इंटेंसिटी लेवल का वो डेसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ लाउडनेस? व्हाई डू वी यूज लॉगरिथमिक स्केल टू डिस्क्राइब द रेंज ऑफ द साउंड इंटेंसिटीज वी हियर? के लाउडनेस की यूनिट्स क्या हैं, और जो हम लॉगरिथमिक स्केल यूज करते हैं किसी भी साउंड इंटेंसिटी की रेंज को डिफाइन करने के लिए, हम क्यों यूज करते हैं वो लॉगरिथमिक स्केल? यानी कि डायरेक्टली उसको क्यों नहीं हम कर लेते, लॉग क्यों यूज करते हैं? तो इसकी रीज़न ये है कि सबसे पहले तो अगर हम यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स ऑफ लाउडनेस आर बेल और डेसिबल। दो यूनिट्स हैं, बेल है और डेसिबल है। बेल बहुत बड़ा यूनिट है, इस वजह से बहुत सारी जगहों पर ज़्यादातर डेसिबल यूज़ किया जाता है। अब उसके बाद रीज़न कि वाई डू वी यूज़ लॉगरिथमिक स्केल टू डिस्क्राइब द रेंज ऑफ द साउंड इंटेंसिटीज़। तो ह्यूमन एयर्स जो हैं वो काफ़ी वाइड रेंज इंटेंसिटीज सुन सकते हैं। वो कितनी है? ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इंटेंसिटी लेवल का लीनियर स्केल कन्वीनियंट नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लॉगरिथमिक स्केल यूज करते हैं। लीनियर स्केल यूज करने की बजाय लॉगरिथमिक स्केल, जाहिर सी बात है, आप देखें ना 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक के दरमियान की आपको आवाज़ें सारी सुनाई देती हैं, दरमियान जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं। अब इतने वाइड रेंज में जो आपको साउंड लिखनी पड़ रही है लाउडनेस से रिलेटेड, तो वो आपको लॉगरिथमिक स्केल यूज करना पड़ेगा, 10 की पावर में उसको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा वैल्यूज हो जाती हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच? डिस्क्राइब देयर रिलेशनशिप ग्राफिकली। डिफरेंस क्या है फ्रीक्वेंसी और पिच के दरमियान, और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको भी ग्राफ की मदद से डिस्क्राइब करना है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वेव लेंथ्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जो नंबर ऑफ वेव्स होती हैं एक फिक्स पॉइंट से कितनी वेव्स पास कर रही हैं उसको फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक फिक्स पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो रही हैं उसको फ्रीक्वेंसी का नाम दिया जाता है, और उसका ऐसा यूनिट हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है। पिच क्या होती है? पिच साउंड की वो क्वालिटी होती है जिसकी मदद से हम श्रिल एंड ग्रेव साउंड के दरमियान डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मतलब ये है कि कोई भी आवाज़ कितनी बारीक है या कितनी मोटी है, वो जिस क्वालिटी की बेस पे हम फैसला करते हैं वो पिच है। अगर अब उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट था, डिस्क्राइब दियर रिलेशनशिप ग्राफिकली, तो लोअर पिच होगी तो फ्रीक्वेंसी भी लो होगी, और हाई पिच होगी तो फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी। ग्रेटर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, द लार्जर इज पिच ऑफ साउंड एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑन लाउडनेस एंड द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑन पिच ऑफ साउंड। क्या हमने इफेक्ट बताना है, जब एम्पलीट्यूड चेंज हो तो लाउडनेस पे क्या इफेक्ट होगा, और जब फ्रीक्वेंसी चेंज हो तो पिच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एम्पलीट्यूड को अगर इंक्रीज कर दिया जाए, किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर दिया जाए तो लाउडनेस भी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के। ये दिखाया गया है, इसका एम्पलीट्यूड कम है तो आवाज़ इसकी लाउडनेस कम है, और इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो इसकी लाउडनेस ज़्यादा है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी और पिच का बताना है, तो बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी द पिच इंक्रीजेज एज वेल। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से पिच भी इंक्रीज करती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पिच के। ये लो पिच थी तो फ्रीक्वेंसी भी लो थी, पिच हाई कर दी तो फ्रीक्वेंसी भी हाई हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ द पिच ऑफ साउंड इज इंक्रीज्ड व्हाट आर द चेंजेस इन द फॉलोइंग। अगर पिच इंक्रीज कर दी जाती है तो इन चारों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि पिच इंक्रीज करने से फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पिच इंक्रीज करने से वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पिच इंक्रीज करने से वेव वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा।
तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी को डिस्क्राइब करते हैं। अगर किसी भी साउंड की पिच इंक्रीज कर दी जाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी जाएगी, क्योंकि पिच और फ्रीक्वेंसी का आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। उसके बाद दूसरा वेवलेंथ है। तो अगर किसी भी साउंड की पिच इंक्रीज कर दी जाती है तो उसकी वेवलेंथ डिक्रीज कर दी जाएगी, क्योंकि पिच जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। इसके बाद अगर हम वेव वेलोसिटी की बात करें तो पिच इंक्रीज करने से वेलोसिटी भी इंक्रीज कर जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि पिच और वेलोसिटी के दरम्यान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। और लास्ट जो है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, तो पिच इंक्रीज करने से एम्पलीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि एम्पलीट्यूड पिच पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, वो एक सेपरेट चीज़ है। पिच एम्पलीट्यूड चेंज होने से लाउडनेस चेंज होती है, पिच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इफ़ वी क्लैप और स्पीक इन फ्रंट ऑफ ए बिल्डिंग वाइल स्टैंडिंग एट ए पार्टिकुलर डिस्टेंस वी रीहियर आवर साउंड आफ्टर सम टाइम। कि अगर हम एक पहाड़ के सामने खड़े हैं या किसी बिल्डिंग के सामने खड़े हैं एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे, तो हम जब बोलते हैं या क्लैप करते हैं तो हमारी आवाज़ जो है वो दोबारा हमें सुनाई देती है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये बेसिकली इको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का प्रोसेस जहाँ पे हो रहा होता है कि अगर एक डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस 17 मीटर का, आपके और उस बिल्डिंग के दरमियान अगर 17 मीटर का डिस्टेंस है और आप क्लैप करते हैं या बोलते हैं तो आपको वही आवाज़ उस बिल्डिंग से टकरा के वापस आकर दोबारा सुनाई देगी। इसको इको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का नाम दिया जाता है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो हमारा जो ईयर है ना, ह्यूमन ईयर, वो ऐसे बनाया गया है कि वो मिनिमम 0.1 सेकेंड का डिले साउंड का सुन सकता है। यानी कि 0.1 सेकेंड डिले से दूसरा साउंड इंटर हो तो हमें पता चलता है कि दो साउंड आए हैं। लाइक आप दो स्टूडेंट्स हैं और दोनों एट ए टाइम बोलते हैं, कोई भी वर्ड बोलते हैं। सपोज उन्होंने फर्स्ट लेटर बोला ए, अगर वो ए एट ए टाइम बोला है तो हमारे कान को ऐसे ही लगेगा कि एक ही बार बोला गया। लेकिन अगर उनके ए बोलने में 0.1 सेकेंड के डिस्टेंस से ज़्यादा का टाइम इंक्लूड है, 0.1 सेकेंड या 0.1 सेकेंड से ज़्यादा टाइम का डिस्टेंस इंक्लूड है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो दो बार सुनाई देगा। तो ह्यूमन जहाँ पे आप खड़े हैं और बिल्डिंग, अगर इनके दरमियान डिस्टेंस 17 मीटर का है तो आप साउंड को जब कोई भी साउंड प्रोड्यूस करेंगे वो उस वॉल से टकरा के वापस आएगा, तो उसने 34 मीटर का टोटल डिस्टेंस कवर किया है। ये S = VT के फार्मूले से ड्राइव किया जाता है। ये S = V × T, तो ये 34 मीटर बनता है। तो वन साइडेड 17 मीटर डिस्टेंस, 34 मीटर के डिस्टेंस पे वो साउंड आपको रीहेयर यानी कि दोबारा सुनाई देगा। तो वो क्या है? वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है या उसको इको का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन ईयर? डज दिस रेंज वेरी विद द एज ऑफ पीपल? एक्सप्लेन। के ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ह्यूमन ईयर के लिए क्या होती है और क्या ये रेंज एज के साथ साथ कम या ज़्यादा होती है? तो सबसे पहली बात, जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो फ्रीक्वेंसी रेंज जो ह्यूमन ईयर सुन सकता है उसको ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहा जाता है। और ये रेंज जो है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। इससे मुराद ये है कि 20 हर्ट्ज से नीचे की आवाज़ें भी होती हैं, इससे कम फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें भी होती हैं, और 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें भी होती हैं। कम या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें हम नहीं सुन सकते, तो वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की रेंज में नहीं आती। उनको कुछ और पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ एनिमल्स हैं जो वो फ्रीक्वेंसीज यूज़ करते हैं, तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जस्ट यही रेंज है। अब डिफरेंट एज के पीपल की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज डिफरेंट होती है। ये डिक्रीज करती है एज के साथ साथ। जो यंग चिल्ड्रन होते हैं वो साउंड सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज तक, लेकिन जो ओल्ड पर्सन्स होते हैं, ओल्ड पीपल होते हैं, वो 15,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। उससे ज़्यादा की उन्हें नहीं सुनाई देती, क्योंकि एज के साथ साथ ये काफ़ी इफेक्ट करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सप्लेन दैट नॉइस इज अ नॉइजेंस। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है नॉइस क्या होता है, शोर, शोर की आलूदगी, यानी कि जो नॉइस है, जो शोर होता है, वो डिस्टर्ब करता है हमें किस तरीके से और कैसे हो रहा होता है वो शोर। नॉइस पॉल्यूशन इज द डिस्टर्बेंस और एक्सेसिव नॉइस दैट में हार्म द एक्टिविटी और बैलेंस ऑफ ह्यूमन और एनिमल लाइफ। कि जो नॉइस पॉल्यूशन है, शोर की आलूदगी है, वो डिस्टर्ब करती है ह्यूमंस को और साथ साथ एनिमल की लाइफ को भी, इंसानों और जानवरों दोनों को वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। जो सोर्स होता है मोस्ट आउटडोर वर्ल्ड वाइड, यानी कि दुनिया के अंदर ज़्यादातर जो चीज़ें हैं जिनकी मदद से ये नॉइस प्रोड्यूस हो रहा होता है, उसमें मशीन्स हैं, डिफरेंट मशीन्स होती हैं, उनकी मदद से शोर प्रोड्यूस होता है। ज़ाहिर सी बात है, मोटर लगी होती है, कोई ना कोई मैकेनिकल वर्क हो रहा होता है, तो उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, वो शोर के ज़ुमरे में आता है। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन से मुराद जैसे रिक्शा है, उसकी आवाज़ बड़ी अजीब सी होती है, बाकी बसेस, कार्स वगैरह, इनके हॉर्न्स होते हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, जहाज़ हैं और ट्रेन्स हैं, तो इनका जो शोर होता है वो इंसानों और जानवरों की ज़िंदगी पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट डालता है। इसी तरह जो इफ़ेक्ट होता है शोर का, वो नॉइजेंस के ज़ुमरे में आता है। जनरली प्रॉब्लम्स काज्ड बाय नॉइजेंस इंक्लूड स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस, यानी कि इस शोर की वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट हो सकती हैं। तो पहले तो 3 लाइंस में ये बताया कि शोर प्रोड्यूस किस वजह से हो रहा होता है। अब इस शोर की वजह से क्या बीमारियां लग सकती हैं या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, तो वो बताने लगे हैं कि स्ट्रेस रिलेटेड इलनेसेस, स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है बहुत ज़्यादा शोर की वजह से, इंसान के सर में दर्द शुरू हो जाता है जिसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है। स्पीच इंटरफेरेंस, जब शोर बहुत ज़्यादा होगा तो आप जब किसी से बात कर रहे होंगे तो उसको आपकी बात भी सुनाई नहीं देगी। लाइक जब बाइक पे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ट्रैवल करने से कानों के पास से जो हवा है वो बहुत तेज़ी से गुजर रही होती है, तो जब अगला बंदा बात कर रहा होता है तो पिछले बंदे को सही तरह वो आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होती। हेयरिंग लॉस, यानी कि जो इंसान की सुनने की सलाहियत है वो भी कम हो सकती है। स्लीप डिस्ट्रप्शन, नींद में भी खलल पड़ता है। लाइक बहुत सारे ऐसे घर हैं जो एयरपोर्ट के नज़दीक हैं या ट्रेन की पटड़ी के नज़दीक हैं, वहाँ से जब भी ट्रेन गुजरती होगी तो जो सोए होते हैं वो उनकी आँख खुल जाती होगी, तो उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो इस तरह के और काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो शोर की वजह से क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। अकॉस्टिक प्रोटेक्शन है क्या, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अकॉस्टिक प्रोटेक्शन वो टेक्निक या मेथड है जो इस्तेमाल किया जाता है अनडिजायरेबल साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए, यानी कि वो साउंड जो हमें नहीं चाहिए उसको एब्जॉर्ब करने के लिए सॉफ्ट या पोरस सरफेस इस्तेमाल की जाती है। इस प्रोसेस को अकॉस्टिक प्रोटेक्शन का नाम दिया जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है कहाँ पे, जहाँ पे बॉडी रिजिड हो या स्मूथ हो, यानी कि स्मूथ सरफेस है या रिजिड बॉडी है, वहाँ से जो साउंड रिफ्लेक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है। और ऐसी सरफेस जो इर्रेगुलर हो या सॉफ्ट हो, वहाँ से जो साउंड रिफ्लेक्ट होता है वो बहुत कम होता है। अब ये स्मूथ एंड रिजिड सरफेस है, तो यहाँ से जो साउंड प्रोड्यूस होगा वहाँ पे रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी। फ्लोर की मैं बात कर रहा हूँ, वुडन फ्लोर है इस वजह से। लेकिन जो सॉफ्ट सरफेस होती है, जैसे कि ये आपके पास सॉफ्ट सरफेस है और इर्रेगुलर भी है, या ये जो वॉल लगाई गई है, इस वॉल की डिज़ाइनिंग ऐसी हुई है कि जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट करके डिफरेंट डायरेक्शंस में चला जाएगा। या अगर इस भी आप फ्लोर को देखें तो इसका फ्लोर नहीं, रूफ, तो उसका डिज़ाइनिंग ऐसी की गई है कि जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट होके डिफरेंट डायरेक्शंस में डिस्टर्ब हो जाएगा, इधर उधर बिखर जाएगा। तो इन केसेस में जो साउंड है वो रिफ्लेक्शन बहुत कम होगी। तो कोई भी मेथड इख्तियार करके अनडिजायरेबल साउंड को ख़त्म कर देना, जैसे आपने किसी रूम में रिकॉर्डिंग करनी होती है तो वहाँ पे इको को ख़त्म करना होता है, और उस इको को ख़त्म करने के लिए आपको सॉफ्ट मटेरियल यूज़ करना पड़ता है ताकि साउंड एब्जॉर्ब हो जाए, वहाँ से टकरा के
वापस रिफ्लेक्ट ना करे। तो इस प्रोसेस को अकॉस्टिक प्रोटेक्शन का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिसिन? मेडिसिन में अल्ट्रासाउंड का क्या इस्तेमाल है? तो मेडिसिन में अल्ट्रासाउंड के डिफरेंट इस्तेमाल हैं। सबसे पहले मेडिकल फील्ड में अल्ट्रासोनिक वेव्स को इस्तेमाल किया जाता है टू डायग्नोज एंड ट्रीट डिफरेंट डिसीजेज। डिफरेंट डिजीजेज जो इंसान के बॉडी में मौजूद होती हैं उनको देखने के लिए और उनके इलाज के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, पावरफुल अल्ट्रासाउंड इज नाउ बीइंग यूज्ड टू रिमूव ब्लड क्लॉट्स फॉर्म इन द आर्टरीज। आर्टरीज में जो खून जम जाता है उसको ख़त्म करने के लिए पावरफुल अल्ट्रासोनिक रेज इस्तेमाल की जाती हैं जो उस क्लॉटिंग को ख़त्म करती हैं, रिमूव कर देती हैं। तीसरा, अल्ट्रासाउंड कैन आल्सो बी यूज्ड टू गेट द पिक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड फॉर डायग्नोसिस पर्पसेस। थायराइड ग्लैंड जो हैं वो गले में मौजूद होते हैं और उन थायराइड ग्लैंड की जो पिक्चर्स हैं वो लेने के लिए भी अल्ट्रासोनिक रेज इस्तेमाल की जाती हैं और उनकी मदद से उसका जो पिक्चर है वो हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे नज़र आता है या हम चाहें तो उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। फोर्थ है, जर्म्स एंड बैक्टीरिया एंड लिक्विड्स कैन आल्सो बी डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक वेव्स। हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हुए जो जर्म्स और बैक्टीरिया होते हैं लिक्विड में उनको भी ख़त्म किया जा सकता है। तो ये कुछ अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स के यूजेस हैं मेडिसिन में। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के रिव्यू क्वेश्चंस थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और अगर आप हमसे किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।